नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए जो भी अप्रैल के मंथ में पूरा करंट अफेयर बना है लास्ट के वीक में, उसको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक आपके यहां पर कवर किए गए हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अवार्ड से रिलेटेड हो, ऑनर हो, कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ हो, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, वो सारे रैंक रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर किया है। सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हुए चलेंगे, चाहे वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई उस क्वेश्चन के आसपास की जो भी नॉलेज लेनी हो, हम वो लेते हुए यहाँ पर चलेंगे और सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको यहीं पर क्लास में ही याद हो जाए, दोबारा से आपको पढ़ना ना पड़े। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी नेशनल करंट अफेयर की, मतलब भारत से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है पल्ली गांव है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और वहाँ की पंचायत ऐसी पंचायत बन गई है जो कि भारत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल हो चुकी है। मतलब एनर्जी का जो माध्यम है, उन्होंने सोलर को या फिर दूसरे और माध्यमों से एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं। कार्बन से रिलेटेड जो एनर्जी है, कार्बन से बेस्ड जो एनर्जी है, उसको उन्होंने यूज़ करना कम कर दिया है। इसीलिए जो ये पंचायत है, कौन सी, पल्ली पंचायत, मतलब गांव है ये, जम्मू कश्मीर का गांव है, वो पहला पंचायत बन चुका है, पहला गांव बन चुका है जो कि कार्बन न्यूट्रल हो चुका है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया था, उससे भी इनको बेनिफिट मिला है। आगे बात करें तो नाम याद रखना है, पल्ली गांव है। अगला है स्मार्ट सिटीज़। जो स्मार्ट सिटी आपको पता होगा, 100 सिटीज़ पहले टारगेट किया गया, फिर और एक्स्ट्रा सिटीज़ को टारगेट किया गया कि स्मार्ट बनाया जाएगा। स्मार्ट का मतलब ट्रैवलिंग आसान हो जाए, स्मार्ट का मतलब बिजली हमेशा रहे, स्मार्ट का मतलब वहाँ पे कनेक्टिविटी आसानी से हो पाए। ये मेन मकसद स्मार्ट है। स्मार्ट सिटी इसका मेन मकसद कह सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी बेहतर करनी है, चाहे कोई सी भी कनेक्टिविटी हो, चाहे वर्चुअल या फिर कोई रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी, रेलवे के माध्यम से कनेक्टिविटी, उस सिटी के अंदर की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो हुआ पहली बार 2015 में, इसको कराया गया और इस बार इसको कराया गया 2022 में। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पर्सन्स को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग सिटीज़ को यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए। तो इन अवार्ड्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से अवार्ड्स हैं यहाँ पर बात करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा, ये अवार्ड आपको याद रखना है, क्योंकि जो पहली बार जो अवार्ड दिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। जैसे पहला अवार्ड है बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग, फरीदाबाद, हरियाणा की एक सिटी है फरीदाबाद, उसको मिला है, याद रखना है। बेस्ट हेल्थ केयर, मतलब आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से हेल्थ वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो भोपाल को मिला है, आपको ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना है। बेस्ट स्टार्टअप इनिशिएटिव भी भोपाल को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट वाटर मैनेजमेंट मिला है सोलिनास इंटीग्रिटी प्राइवेट लिमिटेड को। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, मतलब आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सिटी इनोवेशन, उज्जैन सिटी को मिला है, इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन के ऊपर जब क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है, उज्जैन यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 रिकवरी इनोवेशन अवार्ड जो है वो जबलपुर को मिला है। मध्य प्रदेश की एक सिटी है जबलपुर, उसको कोविड-19 रिकवरी इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। डिजिटल सिटी, बहुत ज़्यादा डिजिटल चल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यू टाउन कोलकाता को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और भी कुछ कैटेगरीज हैं, उनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, ये अवार्ड मिला है पिंपरी चिंदवाड़ स्मार्ट सिटीज़ लिमिटेड को, ठीक है। पब्लिक पीपीपी आपने सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई, संसद में भी इसकी बात हुई, तो ये अवार्ड भी आपको ध्यान रखना है। इंदौर सिटी को मिला है। इंदौर सबसे भारत की स्वच्छ क्लीन सिटी भी है, ध्यान रखना है। सेफ सिटी देहरादून को मिला है। स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट जबलपुर को,
और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, पीपीपी और कोविड-19 वाला, ठीक है। और बात करें स्मार्ट पार्किंग इंदौर को, और स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी सिलवासा को, स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल एंड क्लीन सिटी ये मिला है कोलकाता को, स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर उज्जैन को मिला है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 है, कौन सा, पीपीपी और स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर और कोविड-19 वाला, ठीक है, जबलपुर। बेस्ट सिटी लीडर ऑफ द ईयर मिला है अथर आमिर खान को, ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब से आई थिंक मतलब नीति आयोग के बारे में मैं पढ़ रहा हूं, तब से मैं इन्हीं के बारे में ज़रूर पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि ये वाइस चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी। अब इनको बदल दिया गया है, मतलब हमारी जो कैबिनेट है उसने कहा है कि भाई अब राजीव कुमार जी का समय खत्म करते हैं, अब इनकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जाता है। वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी की जगह अब लेंगे सुमन बेरी, याद रखना है, सुमन बेरी एक इकोनॉमिस्ट है, वो अब इनकी जगह लेने वाले हैं। राजीव कुमार जी का समय काल खत्म हो चुका, वाइस चेयरमैन के पद पर नीति आयोग में ये काम कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है, और इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। नरेंद्र मोदी जी इस समय पर प्रधानमंत्री हैं, तो वो चेयरपर्सन है, सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन, और अमिताभ कांत सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने जो खरीफ कैंपेन है, मतलब आपको पता है 2 तरीके की मौसम से रिलेटेड 2 तरीके की हमारी क्रॉप्स होती हैं, एक तो रबी और एक खरीफ। जो खरीफ क्रॉप है अब उगाई जाएगी, तो उसके ऊपर उससे किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट लिया जाए वो यहाँ पर बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं, जो खरीफ फसल है वो कब उगाई जाती है, तो वो जून जुलाई, जब बारिश जस्ट स्टार्ट होती है उसके बाद इसको उगाया जाता है। तो मतलब जून जुलाई के आसपास इसको मतलब उगाया जाता है, और काटा जाता है इसको वही अक्टूबर और नवंबर के आसपास। तो उस फसल को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से बेहतर मुनाफा कमाया जाए, इस पर चर्चा के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक मीटिंग रखी है। क्या? नेशनल, पूरे भारत देश की एक मीटिंग है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कि खरीफ कैंपेन नाम इसका रखा गया, मतलब मेन फोकस रखा जाएगा खरीफ फसल के ऊपर, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह तोमर याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। मीटिंग इन्होंने रखी है नई दिल्ली में, और खरीफ कैंपेन नाम की मीटिंग इन्होंने रखी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया। ये क्या करेगा? ये करेगा जो कॉमन पर्सन्स हैं उनको अगर कोई कंप्लेन करनी है, मान लीजिए किसी ने उनसे रिश्वत मांग ली, अब उसकी कंप्लेन वो कहाँ करे? पुलिस थाने में। हर चीज़ के लिए पुलिस थाने में पहुंचना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए जन निगरानी एक ऐप लॉन्च की गई। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिए, इस ऐप पर अपनी प्रॉब्लम लॉक कर दीजिए, और उसके बाद हम फिर इस कंप्लेन पर पूरी डिस्क्रिप्शन करेंगे, मतलब पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई। वहाँ के जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनको उनकी कंप्लेन लॉन्च करने के लिए इसको काम पे लिया जाएगा, और ये 24/7 काम करने वाली है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो हम इस समय पर जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज जम्मू कश्मीर में ये काम करके आया है, मैं आपको बता दूं, जो कैबिनेट है जो इस समय पर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज संभाल रहे हैं वो कौन है? मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर है इस समय पर गिरिराज सिंह, नाम याद रखना उनका, पूछा जा सकता है। और ये जो ऐप है ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। आपको बता दूं, स्टेट्स में गवर्नर होते हैं और यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर को फॉर्म किया गया था यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी कैपिटल जम्मू विंटर की है और श्रीनगर समर की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया।
असम में। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी यूज़ किया गया है असम को, बाद में हो सकता है दूसरे स्टेट्स में भी आपको मिल जाए, लेकिन आपको बता दूं ये पहला है इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है 99.99% ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया गया असम में। असम में कहाँ पर? तो जोरहाट एक जगह है, वहाँ पर इसको OIL के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। OIL का मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। असम की बात करें तो असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। जगदीश मुखी गवर्नर के पद पर असम में तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ वो नागालैंड में भी गवर्नर के पद पर ही काम कर रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को लगाया गया कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं एक रूफ है। रूफ मूवेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको आप मूव करके ले जा सकते हैं। तो इस तरीके का जो सोलर सिस्टम है वो सेटअप किया गया है गांधीनगर में। याद रखना है रूफ टॉप सिस्टम है जिसको एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कराया जा सकता है, और ये भारत की पहली है। कहाँ पर हुई है? गांधीनगर, गुजरात में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल मतलब हाईएस्ट टनल बनाई है BRO ने, किसको कनेक्ट करेगा? तो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को ये कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को ये कनेक्ट करेगा, और इसकी जो हाईएस्ट लंबाई तो आपको पता होनी चाहिए ना, तो 16,580 फीट इसकी लंबाई है, टोटल हाइट है, जो कि आपको बोला जा रहा है कि हाईएस्ट टनल है ये। तो हाईएस्ट टनल है, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को एक कनेक्ट करने वाला है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। BRO के इस समय पर DG कौन है? तो राजीव चौधरी जी इसके DG हैं, आपको ये भी याद रखना है। आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश के सिंगुला पास को लद्दाख से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब बात होगी यहाँ पर इंटरनेशनल करंट अफेयर की। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है इंटरनेशनली, मतलब किसी एक देश में अपॉइंटमेंट हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? स्लोवेनिया एक देश है जो कि कहाँ पर है? वो एक यूरोप के बाल्कन सिटीज़ में आता है। ठीक है, तो यूरोप में ये एक देश है, वहाँ पर रॉबर्ट गोलोब को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के पद पर। याद रखना है रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया में प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने जगह ली है जानेस संजा की जगह इन्होंने ली है, और स्लोवेनिया की कैपिटल जुब्लजाना और स्लोवेनिया की करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट इसके बोरूत पाहोर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आइवरी कोस्टा के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं पैट्रिक अची लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कई जगह आपको अचीची भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पैट्रिक अचीची इनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर के पद पर आइवरी कोस्टा में अपॉइंट हुए हैं। नाम याद रखना है। आपको बता दूं आइवरी कोस्टा की इस समय पर कैपिटल है यामोसोक्रो, और इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। प्रेसिडेंट इसके हैं अलेसाने ओटारा। ठीक है, याद रखना है अलासाने ओटारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है साइबर डिफेंस एक्सरसाइज नाटो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, जो कि एस्टोनिया में इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है। नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसी की वजह से हो रहा है। यूक्रेन चाहता था इसमें आना, और रशिया चाहता था कि यूक्रेन इसमें एंटर ना करे, जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है। और नाटो एक एक्सरसाइज कर रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, जो कि एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। 32 माना जा रहा है 32 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है शांति सेठी भारत से बिलोंग करती हैं और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। शांति सेठी जी जो कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस भी भारत से बिलोंग करती हैं, कहीं ना कहीं लिंक है भारत से। तो कमला हैरिस जो कि इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए में, उनकी डिफेंस एडवाइज़र बनी है। याद रखना है शांति सेठी,
ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, इंडिया और अमेरिका की ये है, मतलब भारत में जन्मी होंगी और अमेरिका में काम कर रही हैं, ठीक है। और जो ये कमला हैरिस है वो तो आपको पता है कि इनका तमिलनाडु से लिंक है, मतलब इनके पूर्वज वगैरह तमिलनाडु में रहते थे। और एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, पहली ब्लैक वुमेन का, कहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज में अपॉइंटमेंट हुआ है यूएसए में। यूएसए में उनका नाम है ब्राउन जैक्सन, याद रख लेना, ब्राउन जैक्सन से आप याद कर पाएंगे, ब्राउन और ब्लैक लिंक कर सकते हैं आप। पहली ब्लैक वुमेन है जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अमेरिका में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। दोनों अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, शांति शेट्टी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात होगी यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर की। जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जो जो करंट अफेयर बने हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज होगी 2022 में, तो हम उलन बटार पढ़ रहे थे। अब वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है, अब ऑर्गेनाइज हो चुकी है तो भारत वहाँ पर 17 मेडल लेकर आया है। उसमें से भारत को एक गोल्ड मेडल भी मिला है, जो कि दहिया के द्वारा दिलवाया गया। किसके द्वारा? दहिया के द्वारा दिलवाया गया, जो कि सिल्वर मेडल भी भारत को जिता पाए थे, कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने 17 मेडल जीते हैं। और जो ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसको उलन बटार मंगोलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। उलन बटार मंगोलिया की कैपिटल है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत को 17 मेडल मिले हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल है। रवि कुमार दहिया के द्वारा यहाँ पर 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जिताया गया। ये जो पर्सन है, ये भारत को लगातार इस टूर्नामेंट में 3 बार मेडल जिताकर लेकर आए हैं। रवि कुमार दहिया की बात कर रहे हैं, तो लगातार 3 मेडल मतलब 3 गोल्ड मेडल जिताकर लाए हैं। कब कब? तो 2020 में, 2021 में और 2022 में, तीनों साल इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में जो ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसमें इन्होंने 3 मेडल जिताए हैं। बात की जाए इस साल की, तो इस साल जापान के द्वारा यहाँ पर टॉप कर दिया गया 21 मेडल के साथ, और भारत की रैंक यहाँ पर 5th रही है 17 मेडल के साथ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मैक्स वर्स्टप्पन। पिछले साल इन्होंने तबाही मचाई थी, किस चीज़ में? तो कारों की रेस करते हैं ये रेड बुल चलाते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, और पिछले साल इन्होंने सबसे ज़्यादा कारों की रेस जीती थी। इस साल भी जो अभी तक ऑर्गेनाइज हुई हैं, 4 रेस ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, उनमें से ये 2 रेस जीत चुके हैं। और ये जो 2 रेस जीते हैं उनके बारे में मैं आगे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए मैक्स वर्स्टप्पन को लॉरेंस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अभी तक हमारे भारतीय प्लेयरों को जब मिलता था तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता था, और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा चर्चित प्लेयर है, इसलिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैक्स वर्स्टप्पन लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए, और कारों की रेस चलाते हैं। ये तो मैं आपको रेगुलर रिवाइज कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो अब यहाँ पर और भी अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। भारत के जो प्लेयर हैं वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन एक और अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखना है, और तो सब आप ऐसे ही बस स्किप मार सकते हैं। जैसे ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर प्राइज से एमा रेडुकानू को अवार्ड दिया गया। टेनिस खेलती हैं ये। एमा रेडुकानू का नाम आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, और बाकी सब अवार्ड ऐसे ही हैं, आप उनको स्किप मार सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है टेनिस से, जो कि सर्बिया ओपन टाइटल हुआ अभी रिसेंटली में। वहाँ पर नोवाक जोकोविच दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर को हराकर एंड्रयू रुबलदेव ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया, और इस टूर्नामेंट में नंबर 1 प्लेयर हारे हैं जो एंड्रयू रुबलदेव हैं, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, और नोवाक जोकोविच जो कि हारे हैं वो सर्बिया से ही बिलोंग करते हैं। और साथ साथ बता दूं, इस टूर्नामेंट को जीतने के साथ ही एंड्रयू रुबलदेव ने राफेल नडाल की जगह ले ली है इस टूर्नामेंट को जीतने में, मतलब बराबरी में आ गए हैं दोनों लोग अगर टाइटल सेम नंबर के जीते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना है एंड्रयू रुबलदेव जो कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को हराकर सर्बिया ओपन टाइटल को जीत चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो अब यहाँ पर फिर मैक्स वर्स्टप्पन आ गए, क्योंकि इन्होंने कारों की रेस इस बार 4थी नंबर की जीत ली है। कौन सी? तो आपको बता दूं, F1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कारों की रेस हुई, उसको रेडबुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है, और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया।
और आपको इनका नाम याद रखना है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और कारों की रेस जीती है जो कि सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स है, उसको भी इन्होंने जीत लिया। वो दूसरे नंबर की थी इस साल की कारों की रेस। पहले नंबर की कारों की रेस इस साल की बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जो कि चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया, फरारी चलाते हैं और मोनाको से वो बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा ही तीसरे नंबर की जो कारों की रेस हुई ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, उसको भी उन्होंने ही जीत लिया। किसने? चार्ल्स लेक्लेयर ने। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विजडन एल्मनाक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड कौन कौन सा? मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी दिया गया, तो 5 प्लेयरों को इन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन उनमें से 2 भारत के हैं। 2 कौन कौन से भारत के हैं? तो आप यहां देख सकते हैं, बुमराह और साथ साथ रोहित शर्मा। तो इन दोनों प्लेयरों को भारत के हैं जो विजडन एल्मनाक के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, बाकी जो 3 प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं? तो बाकी जो 3 प्लेयर हैं वो एक इंग्लैंड से ओली रॉबिन्सन, साउथ अफ्रीका से डैनी वॉन निक्रेक और न्यूजीलैंड से डेवान कॉनवॉय। तीनों नाम याद रखें या ना रखें, लेकिन भारत के प्लेयरों का नाम आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है किरण पोलार्ड, बहुत ज़्यादा चर्चित प्लेयर क्रिकेटर में, और आईपीएल खेलते हैं तो आईपीएल में तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं, इसलिए आपसे पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये जो इंटरनेशनली मैचेस हैं वो अब यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे वेस्ट इंडीज़ से। ऑलराउंडर है और मुंबई इंडियंस से, मतलब जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग, उसको ये मुंबई इंडियंस से खेलते थे। और ऐसे प्लेयर हैं जिनको मुंबई इंडियन हमेशा रिटेन करता है। रिटेन का मतलब 4 प्लेयर रिटेन करने होते हैं, 4 प्लेयर में से ये भी एक प्लेयर है। मतलब इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये कि मुंबई इंडियन इनको हमेशा रिटेन कर लेता है, मतलब ऑक्शन में जाने ही नहीं देता। ठीक है, ध्यान रखना है। तो किरण पोलार्ड ने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, इंजरी वगैरह रीज़न बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है पहली तरीके की ऐसी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई बेंगलुरु में, आपको पता है टेक्नोलॉजी का हब है, वहाँ से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 इसका नाम रखा गया है। वैसे रखा क्यों गया है? क्योंकि देखिए खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है वो बेंगलुरु कर्नाटका में ही ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अब उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, इतनी बड़ी गैदरिंग होगी, तो लोग पहले जान तो जाए कहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, कहाँ पे हमें जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। तो इस ऐप के माध्यम से वो जानकारी सारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के नाम से एक ऐप लॉन्च की गई। इस तरीके की पहली बार ऐसी कोई ऐप लॉन्च की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि जो गेम है ना वो बेंगलुरु कर्नाटका में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। बेंगलुरु एक हब है, एक टेक्नोलॉजी का जो आईटी फील्ड है उसका हब है, वहाँ के लोगों ने इसको डेवलप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन होंगे अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड। जो भी अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यूके यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत के किशोर कुमार दास को। किशोर कुमार दास को इनकी अलग अलग कैंपेन चल रहा है, कैंपेन कह सकते हैं, एजुकेशनल चैरिटी कह सकते हैं, वो ये चलाते हैं, जिसकी वजह से इनको लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब कौन सा अवार्ड? तो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया यूके कॉमनवेल्थ के द्वारा। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो किशोर कुमार दास इनकी कौन कौन सी चैरिटीज चल रही हैं? तो विद्या नंदो इनकी एक एजुकेशनल चैरिटी चल रही है, और साथ साथ एक टका आहार जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे मील फॉर 1 टका, ये इनकी एक कैंपेन चल रहा है जिसमें खाना वगैरह ये परोसते हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं इनसे, मतलब इनके आसपास जो बच्चे ले रहे हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इनकी मतलब अच्छाइयों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेकिन नाम याद रखना है किशोर कुमार। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए मेघालय की, तो मेघालय की बात करें तो मेघालय को ई प्रपोजल सिस्टम के लिए प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ई प्रपोजल सिस्टम मतलब अपने यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसको काफ़ी मतलब डेवलप करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मतलब एफर्ट तो डाला ही है ना, जिसकी वजह से इनको मेघालय को यूएन अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया। यूएन अवार्ड कौन सा? तो वर्ल्ड समिट में इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज इनको दिया गया है।
ठीक है, बस आप इतना याद रख लीजिए, मेघालय इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की जो पूरा सिस्टम चल रहा है ना, उसमें अपने आप को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट करने की वजह से इनको यूएन ने एक अवार्ड दिया। वो अवार्ड कौन सा? इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेघालय को मिला है, कहीं इधर उधर मत चले जाइएगा किसी और दूसरे स्टेट्स में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सर डेविड अटेनबरोग, जिनको यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा इनका नाम, सर डेविड अटेनबरोग। ये जो अवार्ड मिला है ये यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की यूनिट के द्वारा दिया गया है, मतलब यूएनईपी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दूं यूएनईपी को फाउंड किया गया था 1972 में। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया में है और इस समय पर जो इसके डीजी हैं, मतलब हेड हैं, वो है ईगर एंडरसन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और डेनमार्क से ये बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। अब इनका नाम कौन नहीं जानता, ये बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुके हैं। यूक्रेन में जो इन्वेजन हुआ रशिया के द्वारा, जिसकी वजह से यूक्रेन के जो ये प्रेसिडेंट साहब हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा फेमस यही हुए हैं। पहले शायद बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते थे, अब सब जानने लग गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चर्चित पर्सन बन चुके हैं। इनको जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे ये अवार्ड और भी दूसरे लोगों को दिया गया, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही पर्सन है, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के इस समय पर प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को ये अवार्ड क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि जो भी, वैसे इनको ही क्यों, इन पाँचों पर्सन में से किसको ये जो अवार्ड दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि कोई भी अगर अपने देश में या फिर किसी और देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कार्य करता है तो उनको ये अवार्ड, जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, दिया जाता है। तो यूएस के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये अवार्ड मिला है, जो कि यूक्रेन के इस समय पर प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं। बाकी जो अवार्ड्स हैं वो भी आप देख लीजिए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के आगरा में, आगरा पहली ऐसी सिटी बन गया है जहां पर वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। डेवलप करने का रीज़न ये है क्योंकि ताजमहल, आपको पता है, बहुत ज़्यादा चर्चित और यूनेस्को के द्वारा सम्मानित साइट में से एक है, मतलब यूनेस्को की हेरिटेज साइट में से एक है। तो ये सीवर सिस्टम है, इसको अप्लाई किया जा रहा है, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की ये सिटी है और ये पहली सिटी ऐसी बनी है, ठीक है। वहाँ के 240 हाउसेस को इस पूरे सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि जल भराव की जो समस्या है उससे निजात पाई जा सके। बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल इस समय पर गवर्नर के पद पर काम कर रही हैं। जमतारा झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई है जहां पर हर गांव में लाइब्रेरी सेटअप कर दी गई है। आपको बता दूं, जमतारा उस समय पर भी चर्चा में आया था जब ये कहा गया था कि हमारे भारत देश में जितना बैंकिंग फ्रॉड होता है उनमें से 80 से 90% बैंकिंग फ्रॉड जमतारा से ही किया जाता है, जमतारा के निवासियों के द्वारा ही किया जाता है। आपको बता दूं, झारखंड का जो ये जमतारा है, यहाँ पर एक और अपडेट आई है। अपडेट ये है कि ये पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई है जहाँ के हर गाँव में लाइब्रेरी सेट कर दी गई है। आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के माध्यम से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जाए तो 9 AM से 5 PM तक की जो लाइब्रेरीज़ हैं ये हमेशा ओपन रहेंगी और टोटल जमतारा झारखंड में 118 ग्राम पंचायत हैं, उनमें ये सेटअप किया गया है, जिसमें 8 लाख लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। झारखंड की यहाँ बात हुई है तो झारखंड की कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है और गवर्नर रमेश बैस है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु से। तमिलनाडु ने माइनॉरिटी राइट डे, जो कि हर साल अपने यहाँ पर 18 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। जो ये माइनॉरिटी के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया है, वो 1993 में बनाया गया था। आपको बता दूं, एक्ट था 1992 और बनाया गया था 1993 में। और उसमें जो ये माइनॉरिटी राइट डे
तमिलनाडु ने 18 दिसंबर को अनाउंस कर दिया है कि अब हम हर साल अपने यहाँ पर मनाएंगे। तमिलनाडु की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, जो इस समय पर चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सांस कैंपेन। सांस कैंपेन निमोनिया से रिलेटेड एक कैंपेन है जो कि बच्चों में निमोनिया के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस कैंपेन को चलाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों के द्वारा इसे चलाया गया है। लेकिन अब रिसेंटली में कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, कर्नाटका के जो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्टर हैं केशव रेड्डी सुधाकर, उनके द्वारा कहा गया कि हम अपने यहाँ पर सांस कैंपेन को चला रहे हैं, जिसमें इंश्योर किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि बच्चों की निमोनिया के कारण मृत्यु ना हो। कोशिश की जाएगी कि अगर मृत्यु होती है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की जाए। आपको बता दूं सांस की फुल फॉर्म क्या है, तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये कैंपेन है, आपको ध्यान रखना है। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई है, गवर्नर थावर चंद्र गहलोत है। कर्नाटका बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हिजाब की वजह से आया और भी बहुत सारी यहाँ पर घटनाएं घटी, धार्मिक घटनाएं घटी, इसीलिए आपको ध्यान रखना है इनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कोंगजोम डे। कोंगजोम डे मणिपुर में ऑब्जर्व किया गया रिसेंटली में। कहाँ पर, तो मणिपुर में ही एक कोंगजोम वॉर मेमोरियल है, वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ही ऑब्जर्व किया गया। वहाँ पर क्यों किया गया, क्योंकि जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था तब उस समय पर 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ, उसको याद करते हुए, उस बैटल को याद करते हुए, मणिपुर की इंडिपेंडेंस के लिए उस बैटल को याद करते हुए ये जो डे है कोंगजोम डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस समय पर मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है N बीरेन सिंह है और मणिपुर के जो गवर्नर है ला गणेशन है, ठीक है, और आइजोल इसकी कैपिटल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र पहली ऐसा स्टेट बना है जहां पर टोटल डिजिटल टिकटिंग सिस्टम को अभी चलाया गया। आप सोच रहे हो हर बस में, नहीं, हर बस में नहीं चलाया गया। जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक चलने वाली बसेज हैं, स्पेशल बसेज, वहाँ पर जो डिजिटल टिकटिंग सिस्टम को पूरा पक्के तरीके से कर दिया गया है कि मतलब अब यहाँ पर आपको कागज़ में टिकट नहीं मिलने वाली है, आपको डिजिटली ही टिकट लेनी पड़ेगी। टैप इन टैप आउट सर्विस को यहाँ पर चलाया गया है। आपको बता दूं आदित्य ठाकरे जो कि एनवायरनमेंट स्टेट के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको लॉन्च किया गया। याद रखना है, पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक, चर्च गेट, गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब बात होगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अपॉइंटमेंट में पहला अपॉइंटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है TCS के कृष्णन रामानुजम, जो कि अपॉइंट हुए हैं नास्कॉम में चेयरपर्सन के पद पर 2022 से लेकर 2023 तक। आपको बता दूं नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये पूछी जाती है आपसे, आपको इसलिए ध्यान रखना है। जो कृष्णन रामानुजन है ये प्रेसिडेंट कहाँ पर थे, ये TCS में प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे थे और अब ये चेयरपर्सन बन गए हैं कहाँ पर, नास्कॉम में। आपको बता दूं रेखा M मेनन की इन्होंने जगह ली है। नास्कॉम की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट इस समय पर देवजानी घोष हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसको फाउंड किया गया था 1988 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आदित्य बिरला कैपिटल ने CEO अपॉइंट किया है विशाखा मुले को। विशाखा मुले, अब फीमेल का जब भी अपॉइंटमेंट कहीं भी होता है, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से विशाखा मुले का नाम भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आदित्य बिरला कैपिटल में ये CEO के पद पर अपॉइंट हुई और अजय श्रीनिवासन की जगह ये लेने वाली है। लिखते रहिएगा जिससे कि आप कहीं दीवार वगैरह पे लगा देंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पर, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अजय कुमार सूद
जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का मतलब ये है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनमें ये एडवाइस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आपको बता दूं अजय कुमार सूद जो कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल में अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के सीधे अंतर्गत आती है। मतलब ये जो मिनिस्ट्री है, कौन सी, ये जो टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री है, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वाली मिनिस्ट्री, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही संभाली जा रही है। ये जगह किसकी ले रहे हैं, तो के विजय राघवन की जगह ये ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बबीता सिंह, जिनको न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 बनाया गया, मतलब कह सकते हैं सम्मान दिया गया। अब ये एम्बेसडी का काम करेंगी कहाँ पर, तो ग्लोबली अब काम करने वाली हैं पीस का, शांति के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है आपसे। बबीता सिंह इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बने हैं कौन, नरेश कुमार। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं नरेश कुमार, नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है एलवी विद्यानाथन पीएनजी इंडिया के सीईओ बने हैं, नाम याद रखना है एलवी विद्यानाथन, ठीक है, एलवी विद्यानाथन पीएनजी इंडिया के सीईओ, ठीक है। यहाँ पर नाम इनका याद इसलिए रखना है क्योंकि ये जो कंपनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग इसके ब्रांड्स बने हुए हैं, मतलब क्रीम वगैरह इन्हीं के उसमें आती है, मतलब बॉडी लोशन वगैरह आता है, और भी बहुत सारी बिस्किट्स वगैरह इनके आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पीएनजी इंडिया के इस समय पर सीईओ बने हैं एलवी विद्यानाथन, ठीक है। ये जगह किसकी लेंगे, तो मधुसूदन गोपालन की जगह ये लेने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मनोज कुमार कटियार जो कि डीजी बने हैं मिलिट्री ऑपरेशन के। मिलिट्री ऑपरेशन को अब ये लीड करने वाले हैं, इनका नाम है मनोज कुमार कटियार, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जसलीन कोहली एमडी और सीईओ बनी है डिजिटल इंश्योरेंस की। कोहली जो विराट कोहली हैं बहुत ज़्यादा डिजिटल वगैरह करते रहते हैं, तो उस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं कि जसलीन कोहली एमडी और सीईओ बनी है इस समय पर डिजिटल इंश्योरेंस की, ठीक है। डिजिटल इंश्योरेंस की बात करें, वैसे इन्होंने जगह ली है विजय कुमार की। डिजिटल इंश्योरेंस की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन इसके कमेश गोयल हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सत्य ईश्वरन जो कि कंट्री के हेड बने हैं किस कंपनी के, तो विप्रो के, मतलब भारत कंट्री है उसके हेड बनाए गए विप्रो के द्वारा सत्य ईश्वरन को, नाम याद रखना है। विप्रो की बात की जाए तो थियरी डेलापोर्टे जो कि सीईओ है, फाउंडर एमएच हसन प्रेम जी हैं। फाउंड किया गया था 1945 में, ऑनर इसके अजीम प्रेम जी हैं और हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सिप्री ने बताया है कि भारत दुनिया का थर्ड ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर करती है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे पर भारत का नंबर आता है और चौथे पर रशिया का भी नंबर यहाँ पर आता है। आपको ध्यान रखना है भारत की रैंकिंग, और तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब बात की जाएगी मिसलेनियस क्वेश्चन की, जो भी मिसलेनियसली मतलब किसी कैटेगरी में नहीं डाले जा सकते, उस तरीके के यहाँ पर हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंडिगो। आपको पता है एक एयरलाइन कंपनी है, इसने ये पहली एयरलाइन बनी है जिसने भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है गगन, उसको यूज़ किया है। आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि जो गगन है भारत का पहला नेविगेशन सिस्टम है। अब यूएसए और जापान में हमारी निर्भरता जो नेविगेशन सिस्टम के लिए वो कम कर दी जाएगी इस सिस्टम के माध्यम से, और इंडिगो के द्वारा इसको पहली बार अपनाया गया है। जब आप एक कंपनी ने अपनाया है तो दूसरी कंपनियां भी इसको अपनाएंगी। इंडिगो जो कि पहली एयरलाइन बनी है जिसने गगन नेविगेशन सिस्टम को, जो कि भारत में बना हुआ सिस्टम है, उसको अपना लिया है। और भारत ये जो अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने वाला यूएसए और जापान के बाद एक ऐसी कंट्री बना है। इंडिगो की बात करें तो इसके सीईओ रोनो दुत्ता है और फाउंड किया गया था 2006 में। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन है दीपिका पादुकोण जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी की मेंबर बन के गई हैं। 75 नंबर का जो ये कांस फेस्टिवल था वहाँ पर जूरी के पद पर दीपिका पादुकोण को बुलाया गया कि आप आइए सदस्य के रूप में और यहाँ पर काम कीजिए, जूरी का मतलब अवार्ड देने में हमारी मदद कीजिए। इससे पहले क्या ये पहली पर्सन है? नहीं, पहली पर्सन नहीं है। इससे पहले शर्मिला टैगोर, नंदिता दास, ऐश्वर्या राय, विद्या बालन बहुत सारी हीरोइंस बन चुकी हैं। वैसे मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट लगा दी है, आप देख सकते हैं। पहला याद रख लीजिए 1982 में मरीनल सेन को, जो कि पहली इंडियन थी जिनको जूरी मेंबर के रूप में कांस में बुलाया गया था, ठीक है। और अभी किनको बुलाया गया? दीपिका पादुकोण को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडिया ने गिनीज रिकॉर्ड बना दिया किस चीज़ में? किस चीज़ में? झंडे फहराने में। मतलब 78,000 से ज़्यादा भारत के झंडे एक समय पर फहराए गए, जिसकी वजह से गिनीज रिकॉर्ड बन गया। और गिनीज रिकॉर्ड बनाते समय अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है ये, वो भी वहाँ पर अवेलेबल थे। ये जो पूरा सिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत किया गया, जो इस समय पर रेड्डी जी के द्वारा संभाली जा रही है, ठीक है। ये किया क्यों गया आपको बता दूं, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के समय पर, विजयोत्सव के उपलक्ष्य में भोजपुर बिहार में इसको किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करें। यूनेस्को ने मेक्सिको की एक सिटी है, क्या है? गुदालाजारा, वो एक सिटी है मेक्सिको की, उसको वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 से घोषित किया है। वैसे आपको बता दूं जो ये सिटी है इसको ऑलरेडी क्रिएटिव सिटी के रूप में 2017 में यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है, लेकिन अब इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 से भी सम्मानित कर दिया गया। यूनेस्को की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1945 में। पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसके कंट्री मेंबर हैं और ऑन्द्रे अजोले इसके इस समय पर हेड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट को सेटअप किया गया तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में 3 पहिया जो वाहन होते हैं उनका एक प्लांट सेटअप किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो तेलंगाना में सेटअप किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। और लार्जेस्ट है, दुनिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर प्लांट है, आपसे पूछा जा सकता है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है। इसको फाउंड किया गया था 2014 में स्टेट के रूप में, आंध्र प्रदेश से अलग करके। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इथोस डिजिटल, जिसको ओपन किया गया है, जो कि पहली आईटी ट्रेनिंग और सर्विस सेंटर है लेह में। आपको बता दूं लेह और जम्मू कश्मीर में आईटी का जो पूरा सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में इथोस डिजिटल को लेह लद्दाख में सेटअप किया गया, जहां पर आईटी की ट्रेनिंग और साथ साथ सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी इथोस डिजिटल के द्वारा। वैसे ये जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है और साथ साथ जो डीजी हैं पुलिस ऑफ लद्दाख के, एडिशनल डीजी हैं जो पुलिस ऑफ लद्दाख के एसएस गांधारे, उनके निगरानी में ये कार्य हुआ है, ठीक है। अनुराग ठाकुर जी इस समय पर हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी वो संभाल रहे हैं। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।